कल हम लोगों ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझा और संविधान कितने प्रकार के हैं, जिसमें हम लोगों ने संविधान को कई आधारों पर बांट दिया। संविधान की आज हम दूसरी खंड को शुरू करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से है? संविधान की प्रस्तावना से। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि प्रस्तावना जो है ये होता क्या है। नहीं, जैसे एक उदाहरण से अपनी बात हम शुरू करें। हम जिंदगी में कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने से पहले हम योजना बनाते हैं कि ये काम हम कर क्यों रहे हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे कोचिंग पढ़ने आए हो तो सबसे पहले आपने ये तय किया कि हमें जीवन में करना क्या है। जैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे IAS IPS बनना है तो आपने कोचिंग किसका ढूंढा? IAS IPS का ढूंढा। तो सबसे पहले कोई भी काम करने से पहले हम उद्देश्य तय करते हैं और उद्देश्य जब हमारा तय हो जाता है तो उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम उस रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक उसी तरीके से हम इतनी बड़ी संविधान लिखने जा रहे थे जिसके लिए संविधान सभा की गठन हुई। नहीं, जो लगभग 3 साल अपना समय खर्चा किया, 64 लाख रुपया खर्च किया। तो खर्च करने के बाद जो हम काम करने जा रहे थे उस काम का कोई ना कोई उद्देश्य तो होना चाहिए। तो पहले काम कर लेंगे उसके बाद उद्देश्य तय करेंगे कि पहले उद्देश्य तय करेंगे? पहले उद्देश्य तय करेंगे। तो संविधान लिखने का उद्देश्य क्या था, समझ रहे हैं? उस उद्देश्य को ही क्या कहा जाता है? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य। इसलिए कुछ किताबों में प्रस्तावना को उद्देशिका लिखा गया क्योंकि प्रस्तावना का अर्थ ही उद्देश्य होता है। आप लोगों को शायद याद होगा कि उद्देश्य प्रस्ताव नहीं, पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पढ़ा और उस दिन पूरे संविधान सभा में ये खड़े होकर के और संविधान सभा के सामने संविधान लिखने के उद्देश्य के ऊपर चर्चा किए। मतलब उस प्रस्ताव को उन्होंने संविधान सभा के सामने पेश किया, उसके ऊपर गहरी चर्चा हुई, उसमें कुछ चेंज भी किया गया नहीं, और उसके बाद संशोधन करके उद्देश्य को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। और इसकी जो स्वीकृति मिली है वो कब मिली है? 22 जनवरी 1947। नहीं, और यह जो उद्देश्य हमारा जो स्वीकार किया गया उसी उद्देश्य को हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। और जो प्रस्तावना हमारा तय हुआ, उद्देश्य तय हुआ, उसी के आधार पर हम संविधान लिखना शुरू कर दिए। अब हमें यह समझना है कि जो हमारी संविधान है उसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य में क्या क्या लिखा गया। तो सबसे पहला शब्द क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग को समझो कि ये क्या है। सबसे पहली बात, ये जो है वो संविधान का क्या है? स्रोत है। संविधान का स्रोत यानी संविधान का ये सोर्स है। कैसे? अब इसको मैं अपनी बात को प्रमाणित कर देता हूं, ठीक है? जैसे जरा सोच के देखिए कि भारत के लोगों ने नहीं संविधान सभा के सदस्यों को चुना और भारत के जो लोग हैं उस संविधान सभा सदस्य को चुन करके और ये शक्ति दी कि जाओ हम तुम्हें ये अधिकार देते हैं कि तुम जाकर के संविधान लिखो। तो संविधान सभा के 389 सदस्यों को अधिकार किसने दिया संविधान लिखने का? भारत के लोगों ने। और भारत के लोग जो है वो संविधान को थोड़ा थोड़ा सा शक्ति दिए। शक्ति कहने का मतलब कि भारत के लोग उस संविधान को सर्वोपरि मान लिए और बोले कि हम जो तुम्हें लिखने के लिए कह रहे हैं नहीं उसको हम स्वीकार भी करेंगे। अर्थात जरा सा सोच के देखो, कोई पूजा पाठ में अगर आप जाते हो तो 4-4 रुपया, इन्होंने 5 रुपया चंदा दिया, आपने 10 रुपया दिया, आपने 20 रुपया दिया, आपने 5 रुपया दिया, तो सब थोड़ा थोड़ा देते हैं और एक जगह पर क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। और इकट्ठा करने के बाद उसी पैसे को खर्च करके हम किसी सिस्टम को चलाते हैं। ठीक उसी तरीके से भारत के जनता ने जो क्या किया? अधिकार दिया किसको? संविधान सभा को। एक्चुअली वो शक्ति दिया किसको? संविधान सभा को, कि तुमको हम शक्ति देते हैं, तुम जाके संविधान को लिखो। तो संविधान को जो लिखा गया तो वो सारी शक्तियां कहां चली गई? संविधान में चली गई। तो भारत के लोगों ने जो शक्ति दिया वो शक्ति कहां इकट्ठा हो गया? संविधान में। और वही संविधान जो है वो थोड़ा सा न्यायपालिका को भी शक्ति दे देती है, थोड़ा सा कार्यपालिका को भी शक्ति दे देती है, थोड़ा सा विधायिका को भी शक्ति दे देती है। और सभी में शक्तियां कौन बांटती है? संविधान। और बांट करके फिर उसी हिसाब से हमारा देश चलता है। तो संविधान को पैदा कहां से हुआ? भारत के लोगों से। यानी संविधान का स्रोत क्या है? भारत के लोग। संविधान के पास शक्ति कहां से आई? भारत के लोगों के पास से।
और जितने भी हमारे यहाँ पद पर लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, IAS है, IPS है, उसके पास शक्ति कहां से आया? संविधान से। तो भारत के लोगों ने संविधान को शक्ति दिया और फिर संविधान ने सभी पदों में शक्तियां बांट दी। तो ये शक्ति का स्रोत कौन है? भारत के लोग। इसीलिए कहा जाता है कि हम भारत के लोग। तो हम भारत का लोग का अर्थ क्या है? ये संविधान का क्या है? स्रोत। यहीं से संविधान पैदा हुआ है। आ रही बात समझ में? इसके बाद है, आगे थोड़ा सा आएंगे तो आप ये पाएंगे कि जरा सा देखिएगा कि इसके अंदर में आपको एक चीज और मिलेगा। वो क्या है? भारत को। अच्छा, पहले सबसे पहले तो ये समझिए कि भारत क्या होता है। हम भारत के लोग तो समझ गए, संविधान का क्या है? स्रोत है, शक्ति प्रदाता है। भारत क्या है? भारत किसको कहते हैं? तो अगर हम कानूनी रूप से इसका क्या करें, डेफिनेशन दें, तो वह भूभाग यानी वह जमीन का हिस्सा जहां तक भारत का संविधान लागू होता है। जैसे उत्तर प्रदेश के ऊपर भारत का संविधान लागू होता है कि नहीं? तो उत्तर प्रदेश क्या है? भारत। अंडमान निकोबार पर भारत का संविधान लागू होता है कि नहीं? हाँ, क्योंकि अंडमान निकोबार भारत का ही तो हिस्सा है। तो अंडमान निकोबार भी क्या है? भारत। बिहार पर होता है कि नहीं लागू? बिहार भी भारत है। दिल्ली पर लागू होता है कि नहीं? दिल्ली भी भारत है। यानी जहां तक भारत का संविधान लागू होता है वो भारत है। समझ रहे हैं? पाकिस्तान पर लागू होता है क्या भारत का? तो वो हिस्सा भारत नहीं है। तो भारत एक ऐसा भूखंड है, नहीं, भारत एक ऐसा है ना जहां पर भारत के संविधान लागू होता है, वहां तक का भूखंड भारत कहलाएगा। समझ रहे हैं? अब जरा सा देखिएगा, इसमें है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसके लिए इंग्लिश शब्द होता है सोवरेन। ठीक है, तो सबसे पहली शब्द इसमें क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये देखो, ये संविधान की प्रकृति को बताता है। हम भारत के लोग स्रोत को बताता है, तो ये प्रकृति को, यानी भारत का जो संविधान है वो किस प्रकृति की है। ये जब इन चीजों को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है? हमारी संविधान जो लिखी जा रही है वो किसी बाहरी दबाव में नहीं लिखी। हम भारत के लोग तय कर रहे हैं कि हमारे संविधान में क्या लिखा जाएगा। बेशक से 389 लोग तय कर रहे हैं, लेकिन उन 389 लोगों को शक्ति किसने दिया? भारत के लोगों ने तो दिया। तो हम भारत के लोग तय करेंगे कि हमारे यहाँ की संविधान कैसी है। नहीं, तो ये किसी दूसरे के दबाव में आकर के हम लिख रहे थे कि ये हमारी इच्छा थी, हमारी इच्छा। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि हमारे जीवन का निर्णय हम करेंगे, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। जैसे एक उदाहरण दूं तो और क्लियर हो जाएगा। आप IAS क्यों बनना चाहते हैं? अब इसका मैं उत्तर इससे जोड़ के देता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा। आप IAS जानते हो क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि आज के डेट में अगर मान लो ये प्रियंका को 20,000 रुपए का एक सैंडल पसंद आ जाए, 20,000 रुपए का एक सैंडल पसंद आएगा, तो ये पापा को जाकर के बोलेगी कि पापा 20,000 का एक सैंडल पसंद आया है, कृपया करके पैसे दे दें, क्योंकि थोड़ा पहन करके मैं उसको झमकना चाहती हूँ। नहीं, अब स्थिति कुछ ऐसा हुआ कि पापा क्या कह रहे हैं? 500 का ले लो, 2,000 का ले लो, 20,000 पैसे की बर्बादी करोगे। तो इनको डिसीजन क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। किसके दबाव में? पापा के। तो अभी ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अभी किसी के दबाव में। लेकिन जैसे ये IAS बनेंगे, जैसे ये पावर में आएंगे, इनको 20,000 रुपए का जूता छोड़ो, 50,000 रुपए का भी अगर जूता पसंद आए तो ये खरीदेंगे, क्योंकि इन पर से दबाव क्या हो गया? तो IAS क्यों बनना चाहते हैं? ताकि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो जाए। यानी हमारे जीवन का निर्णय कौन लेगा? हम खुद लेंगे। और ये जिस दिन इस चीज को आपने प्राप्त कर लिया तो आप समझ जाना कि आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गए। तो भारत का संविधान कैसा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब किसी दूसरे देश के दबाव में ये नहीं लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? हम स्वयं लिखेंगे। और भारत की जनता भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगी, मतलब इस संविधान के अंदर जीने वाला हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपने इच्छा अनुसार, अपने निर्णय अनुसार वो जीवन जिए। उसको किसी के दबाव में जीने का मतलब नहीं। और उसी चीज को प्राप्त करने के लिए आप IAS बनना चाहते हैं। जरा सोचो, किसी के दबाव में जिंदगी जीना और अपनी इच्छा से जिंदगी जीना में कितना फर्क है। तो आप वही प्राप्त करना चाहते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का समझ में आ गया? दबाव से हट करके काम करना। तो ब्रिटेन सरकार 1947 में यहां से गई, तो हमारे ऊपर से क्या हटा? दबाव हटा। और उसके बाद हमने खुद को क्या कहा कि अब हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। हम किस देश से दोस्ती रखेंगे और किस देश से दुश्मनी रखेंगे, इसको भी तय कौन करेगा? हम करेंगे।
हम पाकिस्तान से लड़ेंगे कि पाकिस्तान के साथ गिल्ली डंडा खेलेंगे, ये हम तय करेंगे, तुम बताने वाले कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हम क्या हैं? इतना अर्थ समझ में आया? नहीं आया बात समझ में? अगला शब्द क्या है? समाजवाद। अब जरा सा समाजवादी को समझा जाए, समाजवादी का अर्थ क्या होता है? इसके लिए इंग्लिश शब्द होता है सोशलिज्म। समाजवादी को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। देखो, समाजवाद का सबसे अच्छे तरीके से समझने का एक तरीका मैं आपको बताऊं, और ये तरीका क्या है? योग्यता के अनुसार। योग्यता समझते हैं? हाँ, क्वालिफिकेशन। योग्यता के अनुसार कार्य, योग्यता के अनुसार कार्य। जैसे आपको वर्क कैसे मिलना चाहिए? योग्यता के अनुसार। आज जो सोचो, जब संविधान नहीं था, समझ रहे हैं, तो इसके पहले हमारे यहाँ जो कार्य प्रणाली था वो योग्यता के आधार पर नहीं था, जाति के आधार पर पहले से तय कर दिया जाता था। नहीं कि अगर तुम इस कास्ट में पैदा हुए हो तो यही काम करोगे, तो योग्यता को लोग नहीं देखते थे, जाति के आधार पर काम तय हो जाता था मध्यकालीन भारत में। लेकिन समाजवाद का अर्थ होता है योग्यता के अनुसार कार्य। इसका देखो यहां पर अर्थ हम बना रहे हैं, किताबों में पढ़ोगे तो कोई और अर्थ मिलेगा, लेकिन वो क्यों लिखा है वो समझा रहा हूं। योग्यता के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार वेतन। कार्य के अनुसार क्या? वेतन। वेतन समझते हैं? सैलरी। यानी व्यक्ति को जैसा काम मिलेगा वैसा सैलरी मिलेगा, और जैसा काम मिलेगा, जैसा योग्यता होगा वैसा काम मिलेगा। तो योग्यता के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार सैलरी। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि हमारे देश में कोई मालिक नहीं होगा, तुम में जैसी योग्यता है वैसी नौकरी मिलेगी, और जैसी नौकरी मिलेगी वैसी सैलरी मिलेगी। इसका मतलब है कि अंबानी जो आज कंपनी का मालिक बन करके बैठा हुआ है, नहीं तो ऐसे मालिकों को हटाना। अंबानी अगर एक अच्छे से कंपनी को चला सकता है, उसके पास योग्यता है, तो वो मैनेजर का नौकरी करेगा, मालिक नहीं होगा कोई देश में। समझ रहे हैं? जिसमें जैसी योग्यता है वैसी नौकरी करे। तो कहोगे कि समाजवाद आया क्यों नहीं? अभी नहीं आया है, लेकिन संविधान का लक्ष्य है समाजवाद आना। जिस दिन समाजवाद आ जाएगा तो हर व्यक्ति को क्या मिलेगा? कार्य मिलेगा। जैसा योग्यता वैसा काम, मालिक नहीं बनोगे, और जैसा कार्य मिलेगा वैसा वेतन, मतलब सैलरी मिलेगी। यहां कोई मलकाना हक नहीं चलेगा। ऐसा क्यों किया गया? जरा सा देखिएगा। इससे क्या होगी? आर्थिक समानता है। अब कहोगे किसी की सैलरी ज्यादा किसी की कम, तो आर्थिक समानता कैसे हो जाएगा? तो जिसकी जैसी सैलरी होती है, इस हिसाब से उसका जीवन स्तर भी हो जाता है, उसके खर्चे भी उसी तरीके से होते हैं। समझ रहे? तो यहाँ पर क्या होगा? जो मोटे रकम जो मालिक लोग जमा कर करके जो अमीर बन जा रहे हैं, वो अमीरी क्या होगी? खत्म होगी, और हर व्यक्ति की स्थिति बराबर हो जाएगी। तो समाजवाद के अंदर में जरा सा समझिएगा कि अगर इस आधार पर हम जॉब देना शुरू करें, नहीं तो हर व्यक्ति को वेतन मिलेगा। कोई व्यक्ति प्रॉफिट कमा करके बहुत बड़ा अमीर तो नहीं हो जाएगा, नहीं, क्योंकि सबको नौकरी मिलेगी, और जब सबको नौकरी मिलेगी तो सबको वेतन मिलेगा, और जब सबको वेतन मिलेगा तो वेतन के अनुसार वो अपने जीवन जिएगा। तो बताओ कि अमीरी और गरीबी की जो आज इतना बड़ा खाई बना हुआ है कि कोई खरबपति है तो कोई किसी के पास एक सिक्के भी नहीं है, तो ये चीजें क्या हो जाएगी? मिट जाएगी। और मिटने के बाद आर्थिक समानता। आर्थिक समानता आने से क्या होगा? बहुत बड़ा इसका कंसेप्ट है। जैसा देखो, समाजवाद शब्द के पीछे कितना बड़ा उद्देश्य है। आर्थिक समानता आ जाएगी। अब जरा सब देख लो कि एग्जाम्पल देता हूं कि हमारे गांव में एक है जिनका नाम है, मान लो गजेंद्र सिंह। मान लो एक काल्पनिक उदाहरण है, जाके हमारे गांव में ढूंढना मत कि गजेंद्र सिंह कौन है। काल्पनिक। मान लीजिए कि ये गजेंद्र सिंह है, नहीं, और इसी गांव में एक व्यक्ति है जिसका नाम है मंगरू। नाम से ही अंतर समझ में आ रहा होगा कि ये लगता है जमींदार किस्म के लोग होंगे और ये मजदूर किस्म का लोग होंगे। तो इन दोनों में अंतर किस बात की है बताओ? इन दोनों में आर्थिक अंतर। और आर्थिक अंतर जब होता है तो बहुत बड़ा समस्या पैदा हो जाता है। सो क्या? अब मंगरू जो है तो जाकर के किसके खेतों में काम करते हैं? गजेंद्र सिंह के खेतों में। और चुनाव आ जाता है तो गजेंद्र सिंह मंगरू से पूछते हैं कि मंगरू तुम किसको वोट देने वाले हो? तो ये किसी पार्टी का नाम लेता है, लेकिन गजेंद्र सिंह बोलते हैं अगर उस पार्टी को तुम वोट दोगे तो कल से हमारे यहाँ काम करने मत आना, भागो यहाँ से। और अगर तुम हमारे यहाँ काम करना चाहते हो तो जिसको हम कह रहे हैं उसको वोट करो। तो इसको अगर अपने परिवार को जिंदा रखना है तो क्या करना पड़ेगा? गजेंद्र सिंह के बात को मानने के लिए अपने इच्छा का कुर्बान। तो यहाँ पर गरीब व्यक्तियों को अपने इच्छा के अनुसार काम करने का मौका नहीं मिलता, अपने इच्छा के साथ जीवन को चुनाव करने का भी मौका नहीं मिलता।
ये आर्थिक विषमता ही तो कारण है। इसलिए अगर हम आर्थिक विषमता को मिटा दें तो ये सारी समस्या क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, हर व्यक्ति स्वतंत्र होगा। इसलिए आर्थिक समानता को लाने के लिए यहाँ पर शब्द क्या लिखा गया है, समानता। क्या क्लियर है? क्या मैं अपनी बात समझाने में सक्षम हूँ? इसके बाद फिर है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, इसको भी जरा समझा जाए। ठीक है, देखिए जो पंथ निरपेक्ष शब्द है इसको जरा ध्यान से देखा जाए। अच्छा, पहली बात यहाँ एक चीज और बता दूं, जब हमारी संविधान लिखी गई थी तो शुरू में समाजवाद शब्द यहाँ पर नहीं था क्या? नहीं। क्या किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा बाद में जोड़ा गया है इसमें, और इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। एक था क्या, समाजवाद, हाँ, और दूसरा था पंथ निरपेक्ष, और तीसरा था पंथ निरपेक्ष, और तीसरा क्या था, अखंडता। अखंडता, ये 3 शब्द जो आपको प्रस्तावना में मिलेगा ये बाद में जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया है इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, बट समाजवाद का अर्थ तो समझ गए, आर्थिक विषमता को मिटाना ताकि एक गरीब व्यक्ति अपने इच्छा का कुर्बान किसी दूसरे के वजह से ना करे, अमीर उसके अधिकार का शोषण ना करे, इसलिए हर व्यक्ति को बराबर कर दिया जाए। और बराबर कैसे होगा, योग्यता के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार श्रम, ऐसा कर दिया जाए, यानी यहाँ कोई मालिक नहीं बनेगा। समझ गए? अब जरा सा ये पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, इसको जरा देखेंगे। पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि हमारा जो राज्य है, यानी हमारी जो देश है, समझ रहे हैं, वो धर्म से दूरी बनाकर रखे। धर्म से दूरी बनाकर रखने का मतलब यह है हमारा कि हमारा जो देश है वो न तो किसी हिंदू धर्म को मान करके अपना राजकीय धर्म घोषित कर देगा, जैसे राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारे यहाँ, मोर, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय मिठाई, ये सब राष्ट्रीय चीज है। राष्ट्रीय धर्म क्या है, हिंदू नहीं। क्यों नहीं धर्म बनाना था? ताकि हर व्यक्ति को, हर संप्रदाय वालों को यहाँ पर एक जैसा फील हो। इसलिए राज्य ने अपने आप को धर्म से क्या किया, दूर रखा। मतलब कि राज्य जो है वो किसी धर्म के अनुरूप काम नहीं करेगी, अर्थात राज्य के निगाह में हर धर्म का मान बराबर है। वो धर्म को बर्बाद नहीं करेगी, धर्म को बैन नहीं करेगी, धर्म को बंद नहीं करेगी, लेकिन किसी धर्म का समर्थन भी नहीं करेगी। धर्म जो है वो आपका व्यक्तिगत मामला है। आप मंदिर में जाके पूजा करोगे कि मस्जिद में जाके पूजा करोगे, ये आप तय करो, लेकिन राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसा क्यों बनाएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि हमारी जो भारत है उसमें अनेक धर्म के लोग पाए जाते हैं, अनेक पंथ के लोग पाए जाते हैं, समझ रहे हैं? तो अनेक पंथ के जो लोग हैं उनको ऐसा न लगे कि यहाँ पर जो हिंदू धर्म है वो छोटे छोटे धर्मों पर अत्याचार करेगी और करके इसको खत्म कर देगी और एक देश बन जाएगा किसका, सिर्फ हिंदुओं का। ऐसा हमारा लक्ष्य नहीं है। यानी एक गुलदस्ता देखे हो, गुलदस्ता के अंदर में जब हम फूल डालते हैं तो अलग अलग रंग का डालते हैं, और अलग अलग रंग के डालने के कारण उस गुलदस्ता की सुंदरता बढ़ जाती है। उसी तरीके से भारत को आप गुलदस्ता मान लो और अलग अलग धर्मों को उसमें डालने वाले फूल। तो हमारा जो भारत है वो एक सजा हुआ गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग रंग के अलग अलग धर्म खिलते हैं। तो यही तो भारत की खूबसूरती है। हम भारत की खूबसूरती को मिटाना नहीं चाहते, इसलिए राज्य सरकार ने अपने आप को धर्म से क्या किया, दूर रखा। हाँ, इतना जरूर देखते रहा कि कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म को दबाने का प्रयास ना करे। सब खिलिए, सब फलिए, सब बढ़िए, लेकिन एक दूसरे के साथ अत्याचार मत करिए, एक दूसरे को मत दबाइए, एक दूसरे के अधिकार को खत्म मत करिए। पंथ निरपेक्ष का अर्थ यह होता है कि राज्य अपना किसी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में घोषित नहीं करेगी, सभी धर्म को क्या करेगी, बराबर मानेगी। आ रही बात समझ? इसके लिए इंग्लिश शब्द क्या है, सेकुलर। जो लोग बोलते हैं कि मैं सेकुलर हूं, इसका मतलब क्या है कि उनके नजर में सभी धर्म का मान बराबर नहीं। जैसे अगर बाय द वे मानो कि मैं हिंदू में पैदा हुआ, तो हिंदू में पैदा हुआ तो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मैं अपना जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन मैं किसी दूसरे धर्म को बुरा भी नहीं कर। मैं हिंदू हूं और हिंदू ही रहूंगा, मैं अपना धर्म क्यों बदलूं? लेकिन मैं किसी दूसरे धर्म पर अटैक भी नहीं करता। मैं हिंदू हूं, जीवन भर रहूंगा, उसी अनुरूप अपना जीवन जीऊंगा। मंदिर में पूजा करता हूं तो करूंगा, लेकिन किसी दूसरे को मैं मस्जिद जाने से मना नहीं करूंगा। यानी अपना धर्म को जिस प्रकार से हम आदर कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम दूसरे के धर्म में भी हस्तक्षेप न करें। जो उसका आदर कर रहा है उसको करने दो, क्या फर्क पड़ता है उससे?
यही डिबेट किसका है बताइए? पंथ, यानी हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, समझ रहे हैं? इसके बाद लोकतंत्रात्मक, इसी के साथ एक शब्द क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जरा इसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। इन दोनों के बीच में पहले आप अंतर को समझ लीजिए, तब क्लियर समझ में आएगा, ठीक है? सबसे पहला शब्द क्या है? इधर लिख देता हूं क्या चीज? लोकतंत्र, लोकतंत्र, और इधर लिख देता हूं गणराज्य। समझ में आ रहा है क्या बात? गणराज्य, ठीक है? इसके लिए इंग्लिश शब्द है डेमोक्रेसी, और इसके लिए इंग्लिश शब्द है रिपब्लिक, और दोनों को इकट्ठा लिखा गया। ध्यान से देखिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऐसा क्यों लिखा गया? ऐसा कहां से सोच लाया हमारा संविधान लिखने वालों ने? तो लोकतंत्रात्मक जो शब्द है वो जानते हो कहां का शब्द है? ये है ब्रिटिश का, जिसका हम लोग गुलाम हुआ करते नहीं। ये ब्रिटेन का जब आप पद्धति को देखेंगे तो वहां पर की जो सिस्टम है वो क्या है? लोकतंत्र। तो कहोगे लोकतंत्र का मतलब क्या है? तो लोकतंत्र का पहला मतलब होता है कि जहां पर सरकार किसकी हो? बहुमत की। बहुमत की सरकार, लोगों की नहीं, बहुमत की सरकार। बहुमत की सरकार का मतलब क्या है? जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होगा वही क्या करेगा? सरकार बनाएगा। अब जरा सा सोच के देखो, आकांक्षा। जैसे मान लो कि हम एक चुनाव लड़ते हैं और आपको 49 वोट मिला और टोटल वोट 100 है। 100 वोट पकड़ लेते हैं, उसमें से टोटल वोट कितना है? 100। उसमें से मान लो कि मुझे मिल गया 51 वोट और आकांक्षा को मिल गया 49 वोट। हम दोनों चुनाव लड़े, तो बताओ सरकार किसकी बन गई? और इस देश की पूरी जनसंख्या कितनी थी? 100। तो जिसकी सरकार बनी उसको कितने लोगों ने पसंद किया? इसका मतलब 49 लोगों तो पसंद नहीं किया। हमारे पास बहुमत है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जनता का समर्थन है। पूरी जनता का समर्थन कब कहेंगे? जब 100 का 100 वोट मिल जाए। तो ऐसा नियम बना दिया जाता कि देश की जितनी भी क्या वोट होगी उस सब जिसको मिल जाएगा वही सरकार बनाएगा। ऐसा तो होता नहीं है। सरकार कौन बनाता है? जिसके पास वोट ज्यादा हो। तो ज्यादा को क्या बोलेंगे? बहुमत। तो सरकार किसकी बनती है? जिसको वोट ज्यादा मिलता है। तो 51 वोट जिसको मिला उसकी तो सरकार बन गई। इसका मतलब है 49 लोगों ने इसको क्या कर दिया? नापसंद। तो कैसा लोकतंत्र? लोक मतलब क्या होता है? जनता। तंत्र का मतलब शासन। लोकतंत्र कहने का मतलब जहां पर जनता की शासन। तो ये जनता की शासन है कि बहुमत की शासन है? यहाँ पर टोटल जनता की शासन कहाँ है? नहीं समझ में आया? तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है? बहुमत की सरकार। ये बहुत बड़ी समस्या है, ध्यान से देखिएगा। लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन क्लियर नहीं हो पा रहा। यहाँ पर तो बहुमत की शासन हो रही है। नहीं समझ में? 49 लोग ना पसंद कर दे तो आधे लोग के पसंद में सरकार बन गई, आधा लोग ना पसंद। तो फिर ये काहे का लोकतंत्र? तो लोकतंत्र में एक समस्या है कि अच्छी बात है? समस्या कि पूरे जनता को रिप्रेजेंट नहीं करता। अच्छा, दूसरी बात ब्रिटेन में क्या नियम है? राष्ट्राध्यक्ष समझते हैं? राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष किसको बोलते हैं? जो राष्ट्र के अध्यक्ष। जैसे भारत के राष्ट्राध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और ब्रिटेन के अंदर में राष्ट्राध्यक्ष कौन होते हैं? महारानी। तो महारानी जो वहां चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि उनकी बेटी, उनकी बेटी, उनकी बेटी। तो वहां पर महाराष्ट्राध्यक्ष के लिए चुनाव नहीं होता। इसका मतलब क्या है? वंशानुगत। वंशानुगत यानी वहां पर का राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव वंशानुगत होता है। चुनाव होता ही नहीं, उनका वंश तय है। और तीसरा वहां पर एक नियम है कि वहां के संसद जो है वो सर्वोच्च है। संसद क्या है? सर्वोच्च है। संसद सर्वोच्च है, इसका मतलब क्या है कि संसद जो चाहेगी वो करेगी। मान लो कि भारत सरकार कोई ऐसा कानून बना दे, ब्रिटेन में कोई भी अगर कानून बना दे पार्लियामेंट, तो वहां के न्यायपालिका भी इसको खारिज नहीं करती, क्योंकि वहां संसद सर्वोच्च है। इसका मतलब क्या है? जब चाहेगी तब ये बहुमत की सरकार। देखो लोकतंत्र में कौन है? बहुमत की सरकार। और बहुमत की सरकार ही पार्लियामेंट में बैठेगी और यहाँ भी इसका बहुमत रहेगा। तो ये जो चाहेगा वो नियम बना लेगा। और नियम बना करके ये 49 लोग जो इसका विरोध कर रहे थे उसको ये क्या करेगा? रगड़ देगा। रगड़ देगा कि नहीं रगड़ देगा? यही तो हुआ था 1975 में। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में क्या किया? इमरजेंसी लगा दिया। और इमरजेंसी लगा करके लोकतंत्र का ही क्या है? हत्या था। बहुमत की सरकार पार्लियामेंट में वही बैठी हुई नहीं, उन्होंने क्या किया कि एक नियम पास करके न्यायपालिका के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति छीन लिया और छीन करके कहा कि हम जो भी नियम कानून बनाएंगे तुम उसको जांच पड़ताल नहीं करोगे। और उसके बाद पूरे देश को उन्होंने रौंद डाला। तो ये तानाशाह हो गया कि नहीं हो गया? तो जब बहुमत की सरकार होती है तो संसद क्या हो जाती है? सर्वोच्च हो गई। ब्रिटेन वाला पद्धति में सर्वोच्च थी संसद।
और संसद जब सर्वोच्च हुई तो जो मन होगा वो कानून बनाएगा, और बना करके 49 लोगों को क्या करेगा, रगड़ डालेगा। नहीं समझ में आया कि लोकतंत्र की समस्या थी, बहुमत की सरकार जब जब होगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, तानाशाही आ जाएगा। तो ये लोकतंत्र की समस्या। तो लोकतंत्र का साधारण शब्द में क्या है कि बहुमत की सरकार, यानी जिसको जनता ज्यादा से ज्यादा वोट देगी वही चुनाव जीत करके और यहाँ सरकार बनेगा। लेकिन वो पूरी जनता का वोट नहीं है, वो बहुमत का है। ये एक बड़ा समस्या है। जो वोट नहीं दिया है उसकी गला काटी जाएगी। तो लोकतंत्र का ही समस्या। अच्छा, ये ब्रिटेन के अंदर में तो लोकतंत्र की बात की गई है, लेकिन जब अमेरिका की संविधान पढ़ेंगे तो अमेरिका के अंदर में मित्रों पता है, अमेरिका के अंदर में लोकतंत्र शब्द का इस्तेमाल ना करके वहां क्या किया गया है, गणराज्य का इस्तेमाल किया गया है। और गणराज्य का लक्षण क्या होता है? गणराज्य का लक्षण होता है कि यहाँ का पहला लक्षण गणराज्य का कि यहाँ जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष समझते हैं? हाँ, जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो वंशानुगत ना होकर के बल्कि क्या होगा, इनका चुनाव होगा। इनका चुनाव होगा। और चुनाव होने का मतलब क्या है? जनता नहीं चुनेगी, क्योंकि जनता जब चुनेगी तो फिर तो वही बात आ जाएगा, 51 वोट और 49 वोट, तो फिर तो बात वही हो गया। अमेरिका के अंदर में गणराज्य का मतलब है कि जहां पर जनता पहले क्या करेगी, कुछ लोगों को चुनेगी और वो लोग राष्ट्रपति को चुनेंगे। हाँ, वही रुको तो ये राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव वहां पर क्या होता है, एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। जिन लोगों को जनता चुनती है ना, जनता जिन लोगों को चुनती है वो लोग इकट्ठा होकर के उनको क्या कहते हैं, निर्वाचक मंडल। और ये निर्वाचक मंडल ही फिर वहां राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। समझ गए? अच्छा, तीसरी इसकी सबसे खास लक्षण ये है गणराज्य का कि ये क्या करता है, कार्यपालिका। कार्यपालिका समझते हैं? जो नियम को क्या करता है, लागू करता है। उसके बाद विधायिका। विधायिका कौन होते हैं? जो नियम को बनाता है। नियम को बनाने वाला विधायिका, लागू करने वाला कार्यपालिका, और उसका जांच पड़ताल करने वाला न्यायपालिका। तो गणराज्य के अंदर में वहां अमेरिका में जो अर्थ है वो क्या है कि इन तीनों के बीच में शक्तियों को क्या किया गया है, बांटा गया। हाँ, शक्तियों को क्या कर दिया गया, बांट, कि इस क्षेत्र में तुम काम करो, इस क्षेत्र में तुम काम करो, इस क्षेत्र में तुम काम करो, एक दूसरे से अलग मत हो। और इन तीनों के ऊपर रख दिया गया किसको, संविधान। मतलब संविधान से ऊपर कोई नहीं। तो वहां क्या है, संविधानवाद। कहां पर, गणराज्य के अंदर में। गणराज्य के अंदर में क्या है, संविधानवाद। तो अब जरा देखो, कुछ समस्या इसमें भी है और कुछ समस्या इसमें भी है। हमारे संविधान लिखने वालों ने ऐसा किया कि जो जो अच्छी बात है उसको निकाल के बीच का रास्ता निकाल लिया। जैसे हमारे यहाँ भी किसकी सरकार होती है, बहुमत की सरकार होती है। तो लोकतंत्रात्मक मतलब हम भी बहुमत की सरकार को स्वीकार किए। अब मोदी जी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या पूरा का पूरा सीट वो जीत गए हैं कि ज्यादा सीट जीते हैं? तो बहुमत की सरकार है कि पूरे लोकतंत्र जनता की सरकार है, बहुमत की सरकार। तो बहुमत की सरकार को हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन यहां से हमने शक्ति के पृथक्करण को भी निकाल लिया। किससे, गणराज्य से। मतलब कि बहुमत की सरकार जो चाहेगी वो नहीं करेगी। बहुमत की सरकार अगर कुछ करेगी भी तो न्यायपालिका बैठी है, न्यायपालिका उसको क्या कर देगी, रोक देगी कि गलत काम नहीं कर सकते तुम। नहीं समझे? तो यहां से शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत हमने गणराज्य से उठा लिया और उठा करके बहुमत की सरकार के ऊपर क्या किया, थोप दिया और कहा कि बहुमत की सरकार बनेगी, चलो करो तुम सरकार, लेकिन तुम कोई भी ऐसा नियम और कानून नहीं बनाओगे नहीं जो जनता के हित को छीने। अगर तुम ऐसा करोगे तो न्यायपालिका। तो हमने शक्तियों को क्या कर दिया, बांट दिया, और बांट करके एक दूसरे से सबको क्या किया, बांध दिया। और उसके बाद सभी के ऊपर हमने संविधान को रख दिया। तो हमारे यहाँ क्या है, लोकतंत्र का भी कुछ लक्षण। अब जैसे देखो, ये वाला लक्षण हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है कि वंशानुगत है, चुनाव। तो मतलब कि हमने यहाँ से राष्ट्राध्यक्ष वाला इस पद्धति को अपना लिया, नहीं अपना लिया क्या? तो वहां से बहुमत की सरकार, यहाँ से राष्ट्राध्यक्ष की चुनाव। वहां भी चुनाव कैसे होता है राष्ट्रपति का, निर्वाचक मंडल के द्वारा। हमारे यहाँ भी चुनाव होता है निर्वाचक मंडल के द्वारा। जनता वोट नहीं करती। समझ में नहीं आ रहा? हमारे यहाँ भी क्या है, संविधानवाद। यहाँ पर क्या है, संसद की सर्वोच्चता। संसद की सर्वोच्चता मतलब संसद जो चाहेगी वो करेगी। तो हमारे देश में क्या किया गया, सो देखो, हमारे देश के अंदर में कुछ कानून ऐसे हैं जिसको पार्लियामेंट चेंज कर सकता है। 368 क्या है, संविधान संशोधन की शक्ति। तो पार्लियामेंट संविधान का संशोधन अगर कर देगी मतलब संविधान को तो वो क्या करे, बदल ही दी। तो बदल दी तो यहाँ पे सर्वोच्च कौन हो गया, संसद। लेकिन कुछ नियम कानून ऐसे हैं जैसे मौलिक अधिकार, उसको ये बदल नहीं सकते।
तो कुछ को हमने बदलने से मना कर दिया और कुछ को बदलने का अधिकार दे दिया। यानी कहीं कहीं संसद की सर्वोच्चता हमारे यहाँ है और कहीं कहीं संसद की सर्वोच्चता को रोक भी दिया। तो बताओ ये बैलेंसिंग है कि किसी को उठा के कॉपी कर लिया? बैलेंसिंग है, समझ रहे हैं? तो हमारे यहाँ क्या है कि इस तरीके से ये दोनों कॉन्सेप्ट को जोड़ा गया और जोड़ करके इनको क्या किया गया, इकट्ठा लिख दिया गया लोकतांत्रिक गणराज्य। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है? बहुमत की सरकार, नहीं, और बहुमत कौन चुनेगी? जनता। और गणराज्य का अर्थ है कि संविधान से उसको क्या कर दिया गया? बांध दिया गया। राष्ट्राध्यक्ष का क्या होगा? चुनाव होगा। शासन के तीनों अंगों में शक्तियों का विभाजन होगा। ऐसे जोड़ करके इकट्ठा कर दिया गया। आया बात समझ में? तो ये इसका अर्थ है। इसके बाद है बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ये तो समझ ही रहे हैं साधारण से, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अच्छा जरा देखो तो ये क्या है? प्रकृति बता रहा था ना, संविधान कैसी हो? प्रकृति। ये भी क्या है? संविधान की प्रकृति। ये भी क्या है? संविधान की प्रकृति। ये भी क्या है? संविधान की प्रकृति। नहीं, संविधान ऐसी हो, लेकिन आगे से देखो क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या? न्याय। नहीं, ये क्या है? ये है उद्देश्य। यानी हर व्यक्ति को क्या किया जाएगा? बताइए, हर व्यक्ति का उद्देश्य है। हमारा संविधान का उद्देश्य क्या है? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब क्या होता है? हर व्यक्ति को पैसे के मामलों में बराबर करने का प्रयास निरंतर संविधान करेगी। तो ये संविधान का क्या है? उद्देश्य कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जिस दिन हम अमीरी और गरीबी के खाई को बांट दें, जिस दिन पैसों के साथ क्या कर दिया जाए? बराबरी ला दिया जाए। तो समझ जाना कि हमारे देश में क्या हो गया? आर्थिक न्याय हो। तो आज क्रेडिट में आप सवाल पूछ सकते हो क्या कि आर्थिक न्याय लिख दिया लेकिन हुआ नहीं है? भैया ये उद्देश्य है, अभी उद्देश्य पूरा नहीं। जैसे आईएएस बनना आपका क्या है? उद्देश्य है, तो बन गए। जो इस प्रक्रिया में लगे हुए, वैसे ही हमारे देश इस प्रक्रिया में लगी हुई है इसको प्राप्त करने के लिए। समझ रहे हैं? तो अगर हमारे यहाँ क्या होगा बताइए? आर्थिक न्याय का अर्थ क्या है? जब पैसों के मामले में, धन के मामले में, जमीन के मामले में, आर्थिक संपदा के मामले में जब हर व्यक्ति की स्थिति क्या कर दी जाए? बराबर। ये हमारे संविधान का उद्देश्य है। और ऐसा क्यों किया गया? कल के लेक्चर में आपको याद होगा डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर साहब ने क्या कहा कि तुम पैसों में आगे हो और हम पीछे हैं, तो हमारे बच्चे और तुम्हारे बच्चे बराबर के कंपटीशन कैसे करेंगे? और जब बराबर के कंपटीशन करेंगे ही नहीं तो सारी नौकरियां तो तुम ले जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम अच्छे कॉलेज में, अच्छे इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को पढ़ाओगे। हमारे बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। इसलिए अगर बराबरी कंपटीशन करने का शौक है तो पहले बराबर में ले तो आर्थिक न्याय का मतलब समझ गए? सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? जिस आधार पर समाज जो है वो भेदभाव करती है। पैसे के आधार पर भी भेदभाव होता है, लेकिन ये आदमी के द्वारा बनाया हुआ चीज है। वैसा ढंग जो प्रकृति ने बना के भेजा हो, ईश्वर ने बना के भेजा हो, उसके आधार पर भेदभाव करना क्या है? सामाजिक अन्याय है। जैसे रंग के आधार पर भेदभाव करना नहीं। अब मान लो कि मैं काला हूं, मान लो क्या हूं, ये तो सच्चाई है। तो ये रंग हमने खुद से खुद को बनाया है क्या? ये प्रकृति का देन है। उसके बाद तुम रंग रूप के आधार पर भेदभाव कर रहे हो, ये सामाजिक अन्याय है। ये प्रकृति ने बनाया है और उसके आधार पर तुम भेदभाव कर रहे हो, ये सामाजिक अन्याय है। लिंग के आधार पर लड़का और लड़की समाज ने बनाया है, ये प्रकृति के द्वारा रचना है और उसके आधार पर भेदभाव करना सामाजिक अन्याय है। नहीं समझ में आ रहा? रंग रूप के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, यानी हम जानबूझ करके इस कास्ट में पैदा हो गए थे क्या? हम जानबूझ करके उस कास्ट में पैदा हो गए थे क्या? हम जानबूझ के उस कास्ट में पैदा हो गए थे क्या? नहीं, ये प्रकृति के द्वारा निर्धारण किया गया कि हम किस कास्ट में पैदा हो। तो जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं। हम हिंदू मुस्लिम पैदा होंगे कि मुस्लिम पैदा होंगे, ये हमने तय करके पैदा किया था। तो जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर जो भेदभाव है वो क्या है? अन्याय है। कैसा अन्याय? सामाजिक अन्याय। इसको मिटाना क्या है? सामाजिक न्याय कहलाएगा। आर्थिक न्याय मतलब पैसों में न्याय दिलाना और सामाजिक न्याय मतलब प्रकृति के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा है उसको मिटाना। सारे प्रकार का भेदभाव मिटाना क्या? नहीं, जो नीचे बनाया गया है, जो हम लोगों ने तय किया है एक सिस्टम के तहत, वो उसको नहीं मिटाया जाएगा। जैसे एक आईएएस के पास ज्यादा पावर होना, एक चपरासी के पास कम पावर होना, तो ये भी तो भेदभाव है। लेकिन इसको मिटाना उचित है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तर्क के आधार पर भेदभाव है, ये प्रकृति के द्वारा तय किया गया भेदभाव। यहाँ तो लॉजिक है, यहाँ तर्क है। तो जो तर्कपूर्ण भेदभाव है उसको नहीं मिटाएंगे। समझ रहे हैं? जिसमें कोई तर्क नहीं है, कुतर्क है, उसके आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा है उसको मिटाओ। समझ रहे हैं?
तो अब क्या है राजनीतिक न्याय, मतलब हर व्यक्ति को चुनाव में खड़ा होने का अधिकार, और हर व्यक्ति का, जैसे पहले क्या होता था, राजा साहब ने वोट दे दिया तो समझ लो कि वो चुनाव जीत गया। अब नहीं, राजा वोट देगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और रिक्शा वाला भी वोट देगा तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। यानी एक व्यक्ति एक मत का नियम। राजनीति में भी भेदभाव नहीं है, समझ रहे हैं? पंडित जी वोट दिए तो उसकी भी गिनती कितनी होगी? 1 ही होगी। गोलगप्पा बेचने वाला वोट देगा तो उसकी भी गिनती 1 ही होगी। अर्थात हमारे यहाँ राजनीतिक न्याय होगा, यानी हर व्यक्ति के वोट की मान बराबर होगी। और इसके साथ साथ और क्या होगा बताओ? इसके साथ साथ वोट की मान की बराबर तो होगी ही होगी, इसके साथ साथ चुनाव में खड़ा होने का अधिकार वगैरह सबको क्या होगा? बराबरी से मिलेगा। आप नहीं समझ में आया बात? तो ये सब समाज का क्या है? उद्देश्य है। विचार और अभिव्यक्ति है। विचार क्या होता है बताइए? अपने मन की बातों को बोलकर प्रकट करना। बोल करके प्रकट करना क्या है? विचार है। और बिना बोले अपने बात को एक्सप्रेस कर देना अभिव्यक्ति है। जैसे क्लास में आते हो आप, जैसे टीचर आते हैं तो आप खड़े हो जाते हो, तो आप वहां पर बोलते थोड़े हो कि सर हम आपका आदर करते हैं, चुपचाप खड़े हो जाते हो। लेकिन आपने जो ये अभिव्यक्ति किया है, इससे ये पता चल जाता है कि आप हमारे रिस्पेक्ट में खड़ा हो। जैसे झंडा फहराना, तो झंडा फहराते समय हम थोड़े बोलते हैं कि हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं। आपने अगर तिरंगा फहरा दिया तो उसका अर्थ ही ये निकल जाता है कि आप भारत से प्रेम करते हो। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो बिना बोले व्यक्त कर दिया जाता है, तो क्या होगा? अभिव्यक्ति। और जब बोल करके व्यक्त किया जाए तो विचार। जैसे जब झंडा फहराते हैं तो बिना बोले सारा काम कर देते हैं, उसके बाद हम गाना शुरू करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? खड़े होकर स्पीच देते हैं। तो जो स्पीच दिया जाता है वो क्या है? विचार है। और झंडा फहराना क्या है? अभिव्यक्ति। तो आपको बोलने का भी अधिकार है नहीं, माने ये सब क्या है? संविधान का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति का अधिकार होगा क्या करने का? अपनी विचार प्रकट करने का। हर व्यक्ति का अधिकार होगा क्या करने का? अभिव्यक्त करने का। समझ रहे हैं? हर व्यक्ति का अधिकार होगा अपने विश्वास को जिंदा रखने का। अगर हमारा विश्वास हिंदू धर्म में है तो रखिए, अगर आपका मुस्लिम धर्म में है तो रखिए। यानी विश्वास, धर्म, उपासना, पूजा पाठ की पद्धति, उपासना की स्वतंत्रता, यानी हर व्यक्ति को इनकी क्या है? स्वतंत्रता। ये संविधान का उद्देश्य है। संविधान एक दिन ऐसा अपने देश को बनाना चाहती है जिसमें हर व्यक्ति इस मामले में क्या हो जाए? स्वतंत्र हो जाए। और स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन ऐसा शब्द आप ना बोले जिससे किसी दूसरे को ठेस पहुंचे। यानी आपको बोलने का अधिकार वहीं तक है जहां से किसी दूसरे का क्या ठेस न हो, देश की अखंडता उससे खतरे में न पड़ जाए, तो बाकी चीजों को आप बोल सकते हैं। ये हमारे देश का क्या है? उद्देश्य। अच्छा, हर व्यक्ति का और क्या होगा? प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, मतलब क्या है? हर व्यक्ति का ये राइट है कि वो अपने लाइफ में रिस्पेक्ट अर्न करे। क्या किसी को जलील करोगे? नहीं। हमारा संविधान का उद्देश्य है हर व्यक्ति कैसा जिंदगी जिएगा? गरिमापूर्ण जीवन जिएगा, आदर पूर्वक जीवन जिएगा। किसी को भी ये हक नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के सम्मान के साथ कोई खेले। हर व्यक्ति को प्रतिष्ठा का राइट है। हर व्यक्ति को अवसर मिलेगा कि अपने जीवन को विकास करिए, नहीं उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाएगा और विकास करके समाज में ज्यादा से ज्यादा प्रतिष्ठा कमाइए। जैसे आप IAS बनेंगे तो समाज में क्या बढ़ेगी? प्रतिष्ठा। तो जब आपको अवसर ही नहीं मिलेगा तो प्रतिष्ठा कहां से कमाओगे? इसलिए प्रतिष्ठा के साथ अवसर, समझ रहे हैं? क्योंकि अवसर मिलेगा तभी हम प्रतिष्ठा अर्न कर पाएंगे। इसलिए व्यक्ति को अवसर का भी अधिकार है और प्रतिष्ठा कमाने का अधिकार है। नहीं, अवसर की कैसे? समता। ऐसा नहीं है कि पंडित जी को ज्यादा अवसर दे दें और बाकी को कम दे दें। सबको समानता के साथ अवसर मिलेगा। जिसमें योग्यता है आइए, परीक्षण करिए, बनिए और प्रतिष्ठा कमाइए। यही तो समाजवाद का झलक है। समाजवाद में क्या था? योग्यता के अनुसार कार्य और कार्य के अनुसार। अगर आप में योग्यता है तो आइए, सभी के लिए अवसर समान है, परीक्षण करिए और परीक्षण करके चुनाव क्या करिए? जीतिए। या कोई एग्जाम निकाल करके IAS IPS बन के समाज में अपना प्रतिष्ठा बनाइए। किसने रोका? ये समाजवाद का लक्ष्य नहीं है, ये हमारा क्या है? उद्देश्य है। इसको हम प्राप्त करना चाहते हैं तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा नहीं और राष्ट्र की एकता। व्यक्ति का गरिमा समझते हैं? हर व्यक्ति अपना जीवन को सम्मानित तरीके से, अगर जैसे मान लो कि आप मेरा अपमान करो तो ठेस किसको पहुंचे? मेरी गरिमा को। नहीं, हर व्यक्ति का यह राइट है कि व्यक्ति गरिमा के साथ अपना जीवन जी। नहीं, तीसरा क्या है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द बाद में जोड़ा गया है। एकता और अखंडता में क्या फर्क होता है? इसके लिए इंग्लिश शब्द क्या है? यूनिटी। और इसके लिए क्या है? इंटीग्रिटी। यूनिटी और इंटीग्रिटी में क्या फर्क है? एकता और अखंडता में क्या फर्क है?
जरा सा सोच के देखो, मान लो ये बबली है, आप सभी ने मिलकर के क्या किया, एक प्लान बना लिया कि सब मिलकर बाहर इसको मारेंगे। तो सभी का उद्देश्य क्या है, एक ही काम करना। तो आप सब क्या हो जाओगे, इकट्ठा हो जाओगे, एक हो जाओगे। तो जब किसी भी समाज का उद्देश्य एक ही होता है तो समाज के प्रत्येक सदस्य क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं। इस बंधन को ही क्या कहते हैं, एकता। तो व्यक्ति के बीच जो बंधन होता है किसी उद्देश्य को लेकर के, वो क्या है, एकता। और जब जमीन के अंदर में, यानी हम अपने भूभाग को भी अपने से अलग नहीं करेंगे। एकता का अर्थ क्या है, हम अपने लोगों को भी अपने से अलग नहीं करेंगे, अपने लोगों को जोड़ करके रखेंगे। तो जब लोगों को जोड़ने के प्रयास किया जाए तो एकता की बात है, और जब अपने भारत के भूभाग को जोड़ कर रखने का प्रयास किया जाए तो अखंडता की बात है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर अगर हमसे अलग हो जाता तो हमारे देश के कुछ जनता भी अलग हो जाते, तो एकता भी टूट गई, और जमीन भी चली गई तो अखंडता भी टूट गई। तो जमीन टूटे तो अखंडता टूटा, लोग टूटे एकता। तो हमारा लक्ष्य क्या है, एकता और अखंडता दोनों को बरकरार रखना। मतलब हम जमीन के एक टुकड़ा से भी इतना प्रेम करते हैं कि हम उसको मां समझते हैं। और इसी का तो झलक है कि हम क्या बोलते हैं, भारत माता की जय। उसको मां के साथ उद्घोष क्यों किया गया, ताकि अगर आपके मां का एक मिट्टी भी कोई उठा के लेके जाने का प्रयास करे तो उसके लिए तो मौत हो जाएगा, उसके तो लड़ाइयां हो जाएगी। आज चाइना हमका अटैक करता है, हमारे जमीन को कब्जा करने का प्रयास करे, लड़ेंगे। पाकिस्तान अगर हमारे साथ प्रयास करे, लड़ेंगे। बांग्लादेश प्रयास करेगा, लड़ेंगे। क्यों, क्योंकि सवाल हमारी एकता और अखंडता है। हम जमीन का एक टुकड़ा नहीं देंगे, समझ रहे हैं। तो ये है एकता और अखंडता का मतलब, सुनिश्चित मतलब फिक्स करना है ना, करने वाली बंधुता। बंधुता का मतलब क्या होता है, भाईचारा। बंधुता शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया जानते हो, आज सबसे बड़ा कमी अगर हमारे देश में है तो इसी चीज की कमी है। जैसे होता क्या है कि मैं अपनी बहन को बहन समझ रहा हूँ, दूसरी की बहन को कुछ और समझ रहा हूँ, इसी वजह से अपराध बढ़ा हुआ है। अगर हर आदमी एक दूसरे के प्रति भाईचारा का भाव रखे तो हम एक दूसरे के घर में डाका नहीं डालेंगे, एक दूसरे के घर में हम चोरी नहीं करेंगे, एक दूसरे को मारने के पहले सोचेंगे भाई है यार छोड़ो। तो जब बंधुता की भाव हमारे देश में नहीं है, इसीलिए तो एकता बाधित है, इसीलिए तो अपराध बढ़ रहा है, इसीलिए तो नफरत बढ़ रहा है। इसलिए हमारा संविधान का उद्देश्य क्या है, बंधुता मतलब भाईचारा को भी क्या करना, बढ़ाना, प्रेम को बढ़ाना। और प्रेम, भाईचारा का अर्थ क्या है, प्रेम। प्रेम को बढ़ाने का अर्थ है एक दूसरे को जोड़ देना। जब जब प्रेम होगी, प्रेम तो एक ऐसा अनमोल धागा है जो लोगों को लोगों से क्या करता है, जोड़ता है, एकता और अखंडता को मजबूत करता है। तो एकता और अखंडता कानून से मजबूत नहीं होगी, बल्कि इसके लिए बंधुता का भावना समाज में बहाना पड़ेगा। समाज में जिस दिन बंधुता की भाव बह जाएगी उस दिन हमारे देश में एकता और अखंडता आ जाएगी, बहुत सारा अपराध भी नियंत्रित हो जाएगा। ये हमारा संविधान का क्या है, लक्ष्य है। हम निरंतर कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ एक दूसरे के साथ नफरत की भाव न रखी जाए, रखी जाए कि न रखी जाए, न रखी जाए, है ना। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर यानी कि हम क्या करते हैं, संविधान को बोलो स्वीकार करते हैं। हमारा संविधान को इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के कब स्वीकार किया गया, 26 नवंबर 1949 को हमारा उद्देश्य क्या हो गया, पूरा हो गया। उद्देश्य पूरा होने का अर्थ क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को, लेकिन जिस उद्देश्य से हम लिख रहे थे वो लिखने का हमारा उद्देश्य पूरा हो गया 26 नवंबर 1949 को। और उस दिन से हम इसको किस रूप में मनाने लगे थे, विधि दिवस के रूप में। लेकिन 2015 से इसको हम मनाने लगे संविधान दिवस के रूप में। ये हमारा क्या है, प्रस्तावना है, समझ रहे हैं। तो प्रस्तावना के साथ साथ आप जो है वो संविधान के अब हम अगली जो अध्याय है उसको हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, समझ रहे हैं। तो ठीक है।